नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तमिलनाडु में पहले क्रिश्चियन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जोसेफ विजय की पहली पारी शुरू हो गई है। आज ट्रस्ट वोट था। असेंबली में उनको विश्वास मत हासिल करना था। टीवीके के पक्ष में 144 वोट पड़े और विरोध में 22 वोट पड़े, तो सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया। याद रखिए, कुल सदस्य तमिलनाडु विधानसभा में 234 हैं। उसमें से एक सदस्य टीवीके का, उसको हाई कोर्ट ने मतदान में शामिल होने से रोक दिया था, क्योंकि वो सिर्फ एक वोट से जीता था डीएमके के कैंडिडेट के खिलाफ। 5 सदस्यों ने एब्सटेन किया, 4 उसमें पीएमके के सदस्य और 1 डीएमडीके की प्रेमलता। इन लोगों ने एब्सटेन किया, किसी के लिए वोट नहीं दिया। अन्ना डीएमके के 25 सदस्यों ने टीवीके का विजय का समर्थन किया। अब आपको कहीं भी पूरे देश में इसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि जब एक पार्टी टूटी भी नहीं और टूट भी गई है। अन्ना द्रमुक के विधानसभा में 47 सदस्य हैं। 2/3 जो है अलग हो सकते हैं। देखिए, इस मामले में थोड़ी स्पष्टता की ज़रूरत है। बहुत से लोगों, यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ पत्रकारों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। 1985 में 52वां 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल राजीव गांधी की सरकार लाई थी, और उसमें जो है डिफेक्शन के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविज़न किया गया था, और कहा गया था कि अगर विधायक दल के या संसदीय दल के 1/3 सदस्य निकल जाएं तो वो अलग अपना गुट बना सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं। उससे कम होंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आई और इस 1/3 के प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया कि आप डिफेक्ट करके अलग गुट, अलग पार्टी नहीं बना सकते। 10th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये प्रोविज़न किया गया डिफेक्शन का या अलग गुट बनाने का नहीं, सिर्फ 2/3 लोग निकलकर किसी पार्टी में मर्ज हो सकते हैं। उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि 2/3 निकले और अलग अपना गुट बना लें। अगर 2/3 सदस्य निकलते हैं किसी पार्टी से, विधायक दल से या संसदीय दल से, तो उनको तुरंत किसी पार्टी में अपने को मर्ज करना पड़ेगा, विलय करना पड़ेगा। अगर विलय नहीं करते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। अब बड़ी विचित्र स्थिति है तमिलनाडु विधानसभा की। अन्ना द्रमुक के 47 सदस्य हैं। 2/3 होने के लिए 31 सदस्यों की ज़रूरत है। 2 गुट बन गए हैं, दोनों में से किसी के पास 2/3 सदस्य नहीं है। ई पलनीस्वामी जो हैं, उनके साथ 22 सदस्य हैं जिन्होंने सरकार के विरोध में वोट किया। 25 सदस्य जो है वो षणमुगम के साथ हैं, जो रिबेल फैक्शन है उसके नेता हैं। उनके साथ हैं जिन्होंने टीवीके के समर्थन में वोट किया। अब कायदे से होना ये चाहिए कि स्पीकर के पास पिटीशन अगर जाए तो ये 25 के 25 डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं 2 कारणों से। एक ये कि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। ई पलनीस्वामी अभी भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और वहाँ अध्यक्ष होता है जनरल सेक्रेटरी, तो उन्हीं का अपॉइंट किया हुआ व्हिप जो है जारी कर सकता है। तो ऐसे में जो व्हिप जारी हुआ था उसके अगेंस्ट इन लोगों ने वोट किया है। अगर सदन में आप व्हिप के का उल्लंघन करके वोट करते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन देश में ऐसे दसियों उदाहरण मिलेंगे जब इस तरह से किया सदस्यों ने, और स्पीकर के पास मामला गया। चूँकि स्पीकर सत्तारूढ़ दल का होता है, वो बरसों बरस उस पर बैठा रहता है, उसके बारे में कोई फैसला नहीं देता है। आपको महाराष्ट्र का याद होगा। महाराष्ट्र के मामले में जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन फाइल की थी उद्धव ठाकरे ने, उस पर आखिर तक बैठे रहे स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया फैसला करने का, उसके बाद फिर जो है स्पीकर का फैसला आया। तो ये 25 सदस्य जो है, अब सवाल ये है कि ई पलनीस्वामी करेंगे क्या। उनके पास 2 रास्ते हैं, 2 विकल्प हैं। इन 25 में से कुछ को वापस बुला लें तो पार्टी में, विधायक दल में मेजॉरिटी उनके साथ रहेगी। बाकी के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस वो दे सकते हैं, स्पीकर के यहाँ पिटीशन कर सकते हैं।
हालांकि वो इस असेंबली का जब तक जीवन है यानी 5 साल उसमें फैसला होगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस बात का डर, इस बात की आशंका बनी रहेगी कि जो 22 हैं उसमें से भी टूटकर दूसरी तरफ चले जाएं, क्योंकि दूसरी तरफ सरकार है। अब आप देखिए मामला कितना पेचीदा है। कांग्रेस पार्टी ने, उसके 5 सदस्य हैं, समर्थन दिया डीएमके को धोखा देकर। ये शब्द जो है डीएमके ने कहा कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की पिछले 22-24 साल से गठबंधन में थी कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ, लेकिन जैसे ही नतीजा आया, चुनाव का नतीजा, और विजय की पार्टी को 108 सीटों पर विजय मिली, उन्होंने डीएमके का साथ छोड़कर विजय के साथ चले गए। और इससे भी विचित्र स्थिति है, जिन पार्टियों ने समर्थन किया है टीवीके का, विजय का, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसके 2 सदस्य हैं, सीपीआई के 2 सदस्य हैं, सीपीएम के 2 सदस्य हैं, वीसीके के 2 सदस्य हैं। इन सब का कहना है कि इन्होंने समर्थन किया और ट्रस्ट वोट में टीवीके के पक्ष में वोट दिया है, लेकिन ये अभी भी डीएमके के गठबंधन में शामिल हैं और डीएमके के साथ है। अब आपने इस तरह का घालमेल कब देखा था? कभी देखा था क्या कि हम विरोधी गठबंधन में हैं लेकिन हम वोट देंगे सत्तारूढ़ गठबंधन को, और फिर भी विरोधी गठबंधन में बने रहेंगे, हमारी लॉयल्टी उधर बनी रहेगी। उसकी एक ही वजह है कि इनके जो विधायक जीत कर आए हैं वो डीएमके के वोट पर जीत कर आए हैं, और उनको मालूम है कि अगर डीएमके का साथ छोड़ दिया तो अगली बार विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सत्ता का फायदा उठाने के लिए सत्तारूढ़ दल के साथ हो गए। अब ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। देश में इससे पहले किसी विधानसभा में ऐसी स्थिति नहीं आई थी। दूसरी बात यह है कि इन 25 अन्ना द्रमुक के विधायकों का क्या होगा। इन 25 विधायकों का साथ लेकर विजय ने कांग्रेस पार्टी की जो शर्त थी उसको तोड़ दिया। कांग्रेस ने कहा कि एनडीए का कोई सदस्य, कोई विधायक साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी के साथ ही हैं, ये सांप्रदायिक हैं। तो सांप्रदायिक शक्तियों का साथ लेंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन कांग्रेस आज भी साथ है, और अन्ना द्रमुक के 25 विधायक भी विजय के साथ हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि विजय की विचारधारा क्या है। कुल मिलाकर विजय एक विचारधारा पर चल रहे हैं, और उनका मानना है, जो कह नहीं रहे हैं, कि सत्ता सबसे बड़ी विचारधारा है। जिस विचारधारा से सत्ता मिले वही विचारधारा ठीक है। विजय ने तय किया कि अन्ना द्रमुक के विधायकों का साथ लेना हो, कांग्रेस के विधायकों का साथ लेना हो, या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायकों का साथ लेना हो, सबका साथ लेंगे। सरकार बननी चाहिए और बनी रहनी चाहिए। अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लेकर आप अगर ये दावा करें कि हम सेकुलर सरकार बनाना चाहते हैं, कौन मानेगा। तो इस बात को आप समझिए कि तमिलनाडु की पहली ईसाई सरकार, या कहें कि ईसाई मुख्यमंत्री जो बना है, वो धोखे और एक दल में फूट के आधार पर बना है। और वो फूट और टूट ऐसी है जो अभी फॉर्मलाइज नहीं हुई है, और वो फॉर्मलाइज होगी तो उसका क्या नतीजा होगा। जाहिर है कि उनका स्पीकर है तो उस पर फैसला होगा ही नहीं, मामला लटका रहेगा, चलता रहेगा। दूसरा पक्ष अदालत में जाएगा, अदालत से निर्देश आएगा। अदालत लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष को ये निर्देश नहीं दे सकता कि इतने समय में आप फैसला कीजिए। एक ही उदाहरण है कर्नाटक का। कर्नाटक में भी उस समय इंटरवीन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब विधानसभा अध्यक्ष ने ट्रस्ट वोट पर जो चर्चा थी उसको 3 दिन चलाया और आगे चलाना चाहते थे, तब इंटरवीन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये निर्देश विधानसभा अध्यक्ष को नहीं दे सकता कि आप इतने समय में फैसला कीजिए, इन विधायकों का क्या भविष्य होगा। सिर्फ इतनी सलाह दे सकता है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का फैसला कीजिए। अब विधानसभा अध्यक्ष कहेगा कि भाई हम एक एक विधायक को बुलाकर सुनवाई करेंगे, उनका पक्ष लेंगे और उनका बयान दर्ज होगा। उसके आधार पर जो उनके विरोधी हैं उनका क्या एतराज़ है, आपत्ति है, वो उसकी बात करेंगे और उसके बाद फिर फैसला करेंगे। और ये सिलसिला कितने दिन चलेगा
कोई नहीं जानता, लेकिन सब जानते हैं कि ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक इस विधानसभा का कार्यकाल है, उससे पहले इसका फैसला नहीं होने वाला है। लेकिन कांग्रेस को देखिए कि आप वो कहाँ खड़ी है। विजय को अगर अपनी सरकार का राजनीतिक स्थायित्व चाहिए तो उनको अन्ना द्रमुक के विधायकों की ज़रूरत है। आज भी अगर आप देखिए तो इन 25 विधायकों को अन्ना द्रमुक के निकाल दीजिए तो विजय के पक्ष में सिर्फ 119 वोट पड़े हैं। इससे आप समझ लीजिए कि ये सरकार कितनी स्थायी होगी। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने जो बात कही कि इस सरकार के पास बहुमत नहीं है, उनका कहना था कि जो है जनता ने इनको पूरा जनादेश नहीं दिया, स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि ये सरकार कितने दिन चलेगी। ये सवाल तमिलनाडु में सबके मन में होना चाहिए, सारे राजनीतिक दलों के मन में होना चाहिए कि ये सरकार कितने दिन चलेगी और कैसे चलेगी। और जिन पार्टियों ने समर्थन की घोषणा की है और वोट भी दिया है, वो कह रहे हैं हम सरकार के बाहर रहेंगे, क्योंकि वो डीएमके के गठबंधन में शामिल हैं। डीएमके के गठबंधन में शामिल रहते हुए वो सरकार में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो वो सरकार में जो शामिल नहीं है वो कब सरकार के खिलाफ हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे में इस सरकार का स्थायित्व पहले दिन से खतरे में है। टीवीके ने जितनी घोषणाएं की है अपने चुनाव घोषणा पत्र में, जितने वादे किए हैं, तमिलनाडु की जो आर्थिक स्थिति है इस समय जर्जर है, उन घोषणाओं को पूरा करना लगभग असंभव है। अगर वो उन घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो वादे किए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो राज्य सरकार के पास विकास की योजनाओं के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, यानी तमिलनाडु का विकास ठप हो जाएगा। सवाल बड़ा विकट है मुख्यमंत्री के सामने, सरकार का स्थायित्व या चुनावी वायदे पूरा करना, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर जो वादे किए हैं वो पूरा नहीं करते हैं तो सरकार का स्थायित्व खतरे में आता है, और अगर उन वादों को पूरा करते हैं तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था खतरे में आती है। खतरा दोनों तरफ है। विजय को तय करना है कि किस तरफ उनको कम खतरा लगता है, कम जोखिम लगता है, और उन्होंने जिस तरह की राजनीति का संकेत दिया है। उदयनिधि स्टालिन ने पहले ही दिन विधानसभा में जैसे कहा कि सनातन को समूल नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, विजय ने उसका विरोध नहीं किया। विरोध ही नहीं किया, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी स्पीकर से, उन्होंने या उनकी पार्टी ने नहीं कहा कि ये बात सदन की कार्यवाही से निकाल दी जाए। यानी विजय का प्रत्यक्ष या परोक्ष जो मानना चाहे उस तरह से समर्थन है इसको, और होना भी चाहिए। वो तो क्रिश्चियनिटी का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। तमिलनाडु में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना है, क्रिश्चियनिटी को स्थापित करना है, और हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराना है। ये क्रिश्चियन मिशनरीज का पुराना जो है एजेंडा है। विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए अपना काम करना आसान हो जाएगा, और उसमें समर्थन करेंगे डीएमके के लोग। वो भी यही चाहते हैं। वो तो खुले रूप से कह रहे हैं कि सनातन को खत्म हो जाना चाहिए, समूल नाश उसका हो जाना चाहिए, लेकिन क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के खिलाफ ऐसा बोलते हुए आप उनको कभी न सुना होगा न कभी सुनेंगे। तो विजय की पहली पारी जिस तरह से शुरू हुई है वो बिना पतवार की नाव जैसा मामला है। जिस नाव में वो सवार हैं उसकी कोई पतवार नहीं है, और जिन लोगों के पास पतवार है वो कब लेकर चले जाएंगे ये भी पता नहीं है। तो पहले तो मामला तय होना है अन्ना द्रमुक का, कि वो पार्टी एक है या दो हो गई है। अगर दो होती है, कोई भी कोशिश करता है, तो जो अलग होने की घोषणा करेगा उसके विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये फैसला तो फिर कह रहा हूं स्पीकर को करना पड़ेगा। स्पीकर इसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकते, उनकी सदस्यता बचा नहीं सकते, लेकिन इस मामले को लटका सकते हैं। और वही हमने अलग अलग राज्यों में
अलग अलग समय पर देखा है ऐसा होते हुए। इसके बारे में भी जब तक कोई संविधान संशोधन के जरिए बदलाव नहीं किया जाएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो 1/3 के आधार पर डिफेक्शन का मामला था, जो प्रावधान था, उसको ख़त्म कर दिया। अब 2/3 और मर्जर, ये दोनों शर्तें एक साथ हैं। तो इस गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि 2/3 अगर किसी पक्ष के साथ हो जाते हैं तो भी उनकी सदस्यता बनी रहेगी। वो तब बनी रहेगी अगर वो अपना मर्जर किसी पार्टी में करते हैं। तो किस में करेंगे? जाहिर है कि टीवीके के अलावा तो और कोई पार्टी है नहीं जिसमें वो मर्जर करेंगे। तो टीवीके में अगर एक क्षण के लिए, तर्क के लिए मान लेते हैं कि जो बागी गुट है वो 2/3 सदस्यों का समर्थन जुटा लेता है, तो उसको तुरंत अपने गुट को मर्ज करना पड़ेगा टीवीके में, और टीवीके में वो मर्ज हो जाएगा तो ये जो जितनी छोटी पार्टियां हैं उनकी ज़रूरत विजय के लिए ख़त्म हो जाएगी। विजय को फिर उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, और उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। फिर कांग्रेस पार्टी कहाँ जाएगी? किसका समर्थन करेगी? डीएमके तो वापस लेगी नहीं गठबंधन में। तो केवल विजय का मामला नहीं है, इन छोटी पार्टियों और ख़ासतौर से कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वो राष्ट्रीय पार्टी है। अपने गठबंधन के साथी को धोखा देकर उसने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसने ये संदेश दिया है गठबंधन के दूसरे प्रदेशों में जो गठबंधन है उनमें, कि हमारा भरोसा मत करो, हम सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं, किसी के भी पीठ में छुरा भोंक सकते हैं। सबसे पहली चेतावनी ये अखिलेश यादव के लिए है। तो अब देखिए इसका क्या असर होता है आने वाले कुछ दिनों में। पहले तो अन्ना द्रमुक का मामला साफ हो, फिर उसके बाद ये तय होगा कि ये सरकार कितनी स्थायी होगी, कितने दिन चलेगी। लेकिन अभी जो शुरुआती लक्षण हैं उससे लगता नहीं कि ये 5 साल चलने वाली सरकार है, जब तक कि अन्ना द्रमुक के 2/3 सदस्यों का मर्जर नहीं हो जाता टीवीके में। ये इस सरकार के सर्वाइवल की एकमात्र शर्त है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।